सारी दोस्तों, आज एल्बर्ट आइंस्टाइन बात कर लेते हैं। इससे कबल हम फ्रीडरिक नीत्शे, सिगमंड फ्रायड और चार्ल्स डार्विन बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है ये वो चार बड़े स्कॉलर्स हैं 19वीं और 20वीं सदी के, जिन्होंने एक नई बायोलॉजिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक फाउंडेशन रखी। खुसूसन हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, उन्होंने जो E=mc² की थ्योरी दी थी स्पेस और जनरल रिलेटिविटी के हवाले से, उसने टाइम, स्पेस, लाइट, एनर्जी, मैटर सारे कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए, ग्रेविटी, सब पर कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए थे। उन्होंने कहा था गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। यहाँ समझना पड़ेगा कि उनके गॉड से मुराद क्या थी। 1869 में पैदा हुए ज्यूश फैमिली में, लेकिन कैथोलिक स्कूल ज्वाइन किया उन्होंने। बहुत ही ड्रीमी किस्म के स्टूडेंट थे और नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। शुरू में मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। 14 साल की उम्र में कुछ किसी हद तक रिलीजियस भी हुए थे। एक जगह लिखा है उन्होंने 13 साल की उम्र में, और उसी दौरान फिर बाद में उन्होंने क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न भी पढ़ा और अलजेब्रा, जियोमेट्री और कैलकुलस वगैरह का मुताला भी किया। और इस दौरान एक जगह लिखते हैं, थ्रू द रीडिंग ऑफ पॉपुलर साइंटिफिक बुक आई सून रीच द कन्विक्शन दैट मच इन द स्टोरीज ऑफ द बाइबल कुड नॉट बी ट्रू, द कंसिक्वेंस वॉज अ पॉजिटिवली फेनेटिक। मतलब ये कि बाइबल की थ्योरीज़ में जो कुछ है, वो बाइबल में जो कुछ लिखा है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो। फ्री thinking coupled with the impression that youth is intentionally being deceived by the state through lies, it was a crushing impression. It is quite clear to me that the religious paradise of youth which was lost was a first attempt to free myself from the chain of an existence in which it's dominated by wishes, hopes and primitive feeling। मतलब ये कि एक नए तरह का फिर उनको ख्याल पैदा हुआ, फ्री थिंकिंग डेवलप हुई उनमें। उन्हें समझ में आया कि स्टेट जो है झूठ बोलकर नौजवानों को धोखा देती है और उनका जहन तैयार करती है। बड़ा क्रशिंग इंप्रेशन था। उसके बाद से वो एक तरह की जो एग्जिस्टेंस थी, जो कि डोमिनेटेड थी विशेस से, होप से, प्रिमिटिव फीलिंग से, यानी जो कुछ भी रिलीजियस थॉट्स होते हैं उससे वो फ्री हो गए और आज़ाद हो गए। 1895 से 1900 के दौरान, यानी 16 से 20 साल की उम्र के दौरान, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत ही फाइनेस्ट किस्म के यूरोपियन पॉलीटेक्निक स्कूल में पढ़ा, मगर क्लासें वगैरह अटेंड नहीं करते थे, ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में बैठते थे। इस दौरान उन्होंने हर्ट्स को और हेल्मट्स वगैरह जैसे बड़े पायनियर जो साइंस के थे उनको पढ़ा। इसी दौरान उनको एक लड़की मिलेवा मैरिक से इश्क भी हो गया। बाद में उन्होंने उससे शादी भी कर ली थी। इस दौरान उनका जो बर्लिन में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल था, साइंटिफिक जर्नल एन एलन डर फिजिक, उसमें उनके 4 पेपर्स पब्लिश हुए। पहला पेपर तो वही था जिस पर 16 साल के बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वेव ही नहीं होते हैं बल्कि पार्टिकल भी होते हैं, यानी एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा, उन्होंने एटम के साइज़ के ऊपर पेपर लिखा था, जिसके बाद उनको ज़ूरिख यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी। तीसरा, उन्होंने ब्राउनियन मोशन पर दिया था, जो फाउंडेशन बनी मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, जो मैकेनिक्स की थ्योरी है उसकी। और चौथी, उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से ग्रेविटी जो है उसका ताल्लुक़ स्पेस से और टाइम से बनता है। अच्छा, 36 साल के थे तो उनकी फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जो बाद में प्रूव हुई एक्लिप्स ऑफ सन की वजह से, जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ वो मई 29, 1919 में। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से ग्रेविटी और एक्सेलरेशन जो है उसका स्पेस और टाइम से ताल्लुक़ है। और जब एक्लिप्स आया, यानी जब चाँद सूरज और ज़मीन के दरमियान आया, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस सूरज की मुतासिर हुई और उसकी वजह से पता चला कि सितारों की जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है, यानी उनकी थ्योरी सही साबित हुई। 1914 से 1918 के दौरान उन्होंने 1914 में उनकी सेपरेशन हो गई। 1918 में एक और नई लड़की जो एल्सा लॉन्थेल, जो कि उनकी कज़न थी, डिवोर्स कज़न थी, उससे उन्होंने शादी कर ली 1919 में। 1921 में उनको फिर नोबेल प्राइज़ मिला और उसके बाद वो सारी दुनिया मशहूर होते चले गए। उनके बारे में मुख्तलिफ मज़ेदार बातें मंसूब हैं कि उनको जब लोग ख़त लिखा करते थे वो बड़ा मिजाज से जवाब दिया करते थे। किसी ने उनसे पूछा कि कामयाबी का फार्मूला क्या है, A=X + Y + Z। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जहाँ पर X जो है बीइंग वर्क को, Y बीइंग प्ले को और Z कीप योर माउथ शट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह की मज़ेदार बातें हैं। किसी साहब ने उनसे लिखा कि साहब, एक आदमी अगर उल्टा हो जाए, सर के बल खड़ा हो जाए या उसको इश्क हो जाए तो इसका मुराद क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसकी मुराद ये है कि इश्क बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, ये हो सकता है, लेकिन इसका ग्रेविटेशन से ताल्लुक़ है, इसका मतलब ये नहीं है। रिलेटिविटी और मोरालिटी से कुछ लोग कनेक्शन जोड़ते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहीं कोई मोरालिटी की बात नहीं की। उन्होंने एब्सोल्यूट नेचर ऑफ लाइट और स्पेस की बात की विद द कनेक्शन विद एब्सोल्यूट नेचर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से। इसमें कोई मोरालिटी की बात नहीं थी। अगर मोरालिटी से आपको ताल्लुक़ जोड़ना ही तो फिर आप डार्विन की थ्योरी से जोड़ सकते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि किस तरह से आपको फिटेस्ट होना ज़रूरी है नेचर के लिहाज से, यानी आपको ऐसी मोरालिटी रखनी है
जो आपके लिए रहने का सबब बने। एल्बर्ट आइंस्टाइन और बॉम्ब के हवाले से, एटम बॉम्ब के हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी मशहूर हुई 1939 में, जब यूरेनियम के ऊपर जर्मनी तजुर्बात कर रहा था तो उन्होंने रूजवेल्ट को ख़त लिखा था और कहा था कि उनको एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर तजुर्बात करने चाहिए। और मगर बाद में जब अपने हिरोशिमा पे उन्होंने बम गिराया तो वो ये बड़े नादिम हुए कि उन्हें ख़त नहीं लिखना चाहिए था। ज़िंदगी के आखिरी 30 साल में आइंस्टाइन जो है वो मुस्तकिल यूनिफाइड थ्योरी पर काम करते रहे, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पर काम करते रहे कि किसी तरह से एक सिंपल फार्मूला क्रिएट कर सकें फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल टू स्टार के दरमियान और ग्रेविटी के दरमियान क्या लिंक डेवलप होता है, लेकिन वो फार्मूला डेवलप नहीं हुआ। 1955 18 अप्रैल को उनकी फिर डेथ हो गई सोते में, जब उनकी कोई आर्टरी जो है वो रप्चर हो गई। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी थी दोस्तों। अब मैं हाजिर होऊंगा अगली बार कोई अच्छी सी बात किताब लेकर, उस पर फिर हम बात करेंगे। मेरा ख्याल आइडियोलॉजी के हवाले से 4 बड़ी आइडियोलॉजी का तस्करा ज़रूरी था जो मैंने आपसे कर लिया पिछले 2-3 प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपनी होस्ट ताहिरा शरीफ को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।